हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग दो फिनोमेना पढ़ चुके हैं, सॉरी दो टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं इस चैप्टर के, दैट इज नोन एज गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक डेरिवेशन। अब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस हैं तुम लोगों के साथ जो क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले आएगी हमारी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी तक नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो एरिया है उसे क्या मानते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी, है ना, कि इसका एक प्लेन होता है। बट जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, एरिया को मानते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी, और जिसकी एक अपनी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? जैसे ये मेरे पास सपोज एक मेरा हैंड है, इसका ये प्लेन है, ये इसका क्या हो गया, प्लेन एरिया या बोल सकते हैं हम लोग। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है? तो इसकी डायरेक्शन जो लेते हैं हम लोग वो लेते हैं इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये तो ये जो मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस डायरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। नॉर्मली एरिया इज regarded as, क्या बोलते हैं इसे, स्केलर क्वांटिटी बट when we study electromagnetism area is treated as, क्या बोलते हैं इसे, वेक्टर क्वांटिटी। ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी whose direction is taken as, whose direction is taken perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, which is referred as area vector. क्या बोलते हैं उसे, एरिया वेक्टर। सपोज मेरे पास एक ये एरिया है, ये इसका प्लेन पार्ट, ये वाला जो पार्ट क्या हो जाएगा इसका प्लेन पार्ट, ये। अब इसकी जो डायरेक्शन लेनी है हमने, डायरेक्शन जो लेते हैं इसके प्लेन के, क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया इसका प्लेन, और इसकी जो डायरेक्शन लेंगे हम लोग क्या लेंगे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, तुम्हारा एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, एरिया वेक्टर, एन कैप। तो नॉर्मली जैसे एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस से, वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स में, तो इसका ये इसका प्लेन का मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेन एंड दैट इज इट्स डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। एन कैप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसका एरिया वेक्टर। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग इसमें देखेंगे, दैट इज नोन एज एंगल। हालांकि एंगल की नॉलेज तुम्हें होगी, लेकिन एंगल से ऊपर मुझे थोड़ा सा लेके जाना है एक टॉपिक। एंगल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, क्या होता है, एंगल होता है मेरा आर्क सबटेंडेड बाय यूनिट रेडियस। इट इज डिफाइंड एज आर्क, किसकी आर्क, सर्किल की, आर्क सबटेंडेड बाय यूनिट रेडियस। कि जैसे मैंने एक सर्किल ले लिया, ये सपोज मैंने सर्किल ले लिया, ये इसका सेंटर है, तो इसके एक छोटा सा सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, सपोज ये ले लिया, इसकी आर्क जो थी ये ले ली। अब इस आर्क को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से, इसके जो एंड्स होते हैं उसे सेंटर से मिला देते हैं। ये ले लिया मैंने छोटा सा पोर्शन, ये क्या हो गया इसकी आर्क, और ये हो गया इसका क्या, रेडियस, ये सेंटर है।
तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एंगल थीटा। तो एंगल का फॉर्मूला बन गया मेरा कितना, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, आर्क की वैल्यू लिख देता हूं सीधे में, एल अपॉन रेडियस कितना है आर। ये हो गया क्या मेरा एंगल। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट जो लेते हैं हम लोग इसकी लेते हैं क्या, स्ट्रेडियन, सॉरी एंगल लेते हैं इसकी रेडियन, और जो हमें बताया डायमेंशन लेस होता है तो डायमेंशन इसकी कितनी 0 0 0 तीनों, क्यों, लेंथ मीटर में, रेडियस मीटर में, दोनों कैंसिल आउट, मास है नहीं, टाइम भी नहीं है। अब ये आ गया मेरा एंगल। अब मुझे एंगल से लेना देना नहीं है, मुझे एंगल का 3D एंगल जो फिनोमिना है वो है 2D फिनोमिना। सर्किल का रेडियस है ना, सर्किल का एक पोर्शन है ना। अब मुझे अगर एक सर्किल की जगह मिल जाए मेटलिक स्फीयर, एक स्फीयर मिल गया मेटल का, अब मुझे क्या करना है, वो सॉलिड का ले लो, सॉलिड एक मेटल स्फीयर ले लो, उसका मुझे एक छोटा सा एरिया लेना है, ये एरिया मैंने ले लिया, और इस एरिया को जब मैं सेंटर की साइड को मिलाते जाऊंगा तो वो जो सर्कुलर पोर्शन बनेगा, या एंगल को 3D कॉन्सेप्ट में ले लो, तो वो बनता है मेरा क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने यूज करना है गॉस थ्योरम में। तो सॉलिड एंगल देख लो, थर्ड डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से। अब ये क्या होता है सॉलिड एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल subtended by the angle subtended by the element, the angle, it is defined, it is the angle subtended by the element, sorry, the angle subtended by the element of surface of, angle subtended by the surface of a sphere at its center, कि जो भी एंगल सबस्टेंड करेगा एक एलिमेंट इस स्फेरिकल पार्ट का, जो एक प्लेन जो हम लोग लेंगे वो जो सबस्टेंड करेगा एंगल, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मेरे पास एक सपोज सर्किल स्फेरिकल पार्ट का, ये मैंने उसका एक छोटा सा प्लेन ले लिया, तो ये सेंटर की साइड को एक अपना 3D में एंगल बनाएगा, ये सपोज ले लिया, ये बनाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो इसका सर्कुलर पार्ट होगा, ये तो क्या है मेरे पास, ये एरिया है उस स्फीयर का, ये क्या है उसका प्लेन। तो ये जो सर्कुलर रीजन में मुझे एक पोर्शन मिलेगा, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओमेगा, सॉलिड एंगल। अब यहां इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा प्लेन ds अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। ये कंप्लीट वैल्यू अगर हमने इसकी निकालनी है, पहले एंगल की कंप्लीट वैल्यू देख लो। एंगल की कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी हो सकती है सर्किल की, 2 r अपॉन r, 2 पाई, और ओमेगा सॉलिड एंगल की कंप्लीट वैल्यू, ये हो जाएगा फॉर्मूला, और इसकी यूनिट होती है स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन, और ये भी डायमेंशन लेस है। अब कंप्लीट वैल्यू अगर हमने निकालनी है ओमेगा की, तो कंप्लीट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का होता है ना, नीचे r स्क्वायर, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई, दैट इज 720 डिग्री, और इसका 360 डिग्री। तो ये था मेरा बेसिकली सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, गॉस थ्योरम। सॉरी, गॉस थ्योरम में स्टार्टिंग करने से पहले हमें जाननी पड़ेगी गॉसियन सरफेस क्या होती है। तो एक फिनोमेना और है बस, इसके बाद हम लोग अपनी गॉस थ्योरम में स्टार्टिंग करेंगे। फोर्थ फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, हम लोग गॉस थ्योरम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पीछे भी यूज करे हैं, कोलम्ब्स लॉ से हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था, दैट इज ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के लिए, कि पहले फोर्स निकाल दो दो चार्जेस के बीच, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, फिर इसकी नीड क्यों पड़ती है। देखो स्टूडेंट्स, गॉसियन थ्योरम हम यूज करते हैं जहां चीजें काफी बड़ी बड़ी हो जाए, जैसे बहुत लंबा वायर,
एक बहुत बड़ी मेटल की शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग मेटल की शीट, एक बहुत बड़ा मेटल का स्फीयर, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं बेसिकली, फिर हम लोग यूज करते हैं क्या, गॉस थ्योरम का। और गॉस थ्योरम यूज करते हैं जब चीजें बड़ी हो जाए और सिमेट्रिकल फॉर्म में हो जाए, तो उस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। अब गॉसियन सरफेस क्या होती है, सपोज मेरे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरे पास एक वायर है, इस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक मेथड तो वही था जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि पहले यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, फोर्स निकालो, फिर उस फोर्स को कन्वर्ट कर दो किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मेथड है ना, बट ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हम लोग एक सिंपल मेथड डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस ने ये दिया था। अब यहां से अगर ये तुम्हारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती हैं ये, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी सेम वे में यहां। अब मैंने क्या किया, इस वायर के अबाउट एक क्लोज सरफेस ले ली, वायर के अबाउट क्या ले लिया मैंने, क्लोज सरफेस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज वायर से 2 सेंटीमीटर पे या कितने पे, मैंने क्या ले ली, क्लोज सरफेस ले ली। ये इमेजिनरी है, कोई बनाते नहीं है हम लोग, सिंपल मान लेते हैं। मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस सरफेस की, कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी सरफेस है अराउंड ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकल रही है मेरी, परपेंडिकुलर निकल रही है। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। It is an imaginary surface around a continuous charge distribution through which electric field line crosses perpendicular to its plane. तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, it is an imaginary surface around continuous charge distribution through which electric field lines crosses perpendicular to its plane। कि ये एक ऐसी सरफेस होती है इमेजिनरी अबाउट ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर निकलती हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब आगे इसका हम लोग यूज करेंगे गॉसियन थ्योरम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग स्विच करते हैं अपने गॉस थ्योरम पे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे गॉस थ्योरम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम स्टार्टिंग करने से पहले मुझे थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करना पड़ेगा तुम लोगों के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ओवर करता है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होता है, वो स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जैसे देखो सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका रिप्रेजेंटेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये है, ये मूव कर रही है और सामने इनके अगर एक क्लोज सरफेस आ जाए या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से क्रॉस ओवर करेंगी, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस ओवर करेंगी तो उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सपोज ये मेरे पास सरफेस है, सरफेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेक्टर लगा दिया, ट्रीट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। अब ये इसकी डायरेक्शन है सपोज एन कैप, तो हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस ओवर कर जाएंगी और क्रॉस ओवर करने के बाद मुझे कुछ ऐसे दिखाई देंगी और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस ओवर करती हैं या जब क्रॉस ओवर करती हैं किसी सरफेस को, तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या करेंगे, इसे क्रॉस ओवर कर देंगे। और इस फिनोमेना को स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दैट इज फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना होता है तुम्हारा, ई डॉट डी एस, सॉरी ई डॉट एस।
अभी मैं डिस्कस करूंगा डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया हमने। अब ये हमें पता है जब हम लोग खोलेंगे ई एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉस थीटा का, तो यहाँ एक थीटा एंगल बनेगा, वो एंगल किस किस के बीच होगा स्टूडेंट्स, वो देखो इसका एरिया का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, सपोज मैं यहाँ के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, इसे ये मैंने यहाँ से इसका ले लिया क्या स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर एन कैप। ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी एंगल बनाता है किसी क्लोज सरफेस से के एरिया वेक्टर से, उसे बोलते हैं हम लोग, इसका एंगल के बीच में जो एंगल होता है ये थीटा स्टूडेंट्स। और ये फिनोमेना हो गया मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस through a surface is defined as total electric field lines crossing through a surface normally, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से क्रॉस करती हैं परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग किससे, फाई ई से। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे स्टूडेंट्स हम लोग, फाई ई से। वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये दूसरा जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सरफेस के, कि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के, कि जो एंगल बनता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच, जो भी एंगल बनता है उस पर डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दो, क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एस कॉस थीटा। वेक्टर हम लोग को लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थीटा का कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये या फाई ई यहाँ कांस्टेंट 1 होगा तो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा के। वेक्टर क्वांटिटी मत लगा, कोई नीड नहीं है। ये कॉस थीटा के, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या सिंपल हम लोग इसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू E dot S, where E is electric field, S is basically surface of that through which electric field lines crosses। अब हम लोग 2 केस लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक केस में मैक्सिमम होगा और एक केस में 0 होता है। केस 1, when electric field is parallel to प्लेन ऑफ सरफेस, एक सरफेस के जो भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर कर रही है बेसिकली उसके पैरेलल हो जाए, किसके, प्लेन के। मैंने एरिया वेक्टर नहीं बोला, मैंने प्लेन के बोला, तो उस टाइम देखो क्या कंडीशन होगी, पैरेलल हो जाए किसके, प्लेन के। तो इस टाइम सपोज ये मेरे पास सरफेस ले ली मैंने, ये वो सरफेस ले ली, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल कब होंगी, ये इसका प्लेन है, ये है ना प्लेन एक टाइप का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे क्रॉस ओवर हो जाएंगी, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम से कम या मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर करती हैं, या बाई चांस हम लोग लेते हैं कि 1 या 2 ही क्रॉस ओवर करती हैं, बट उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लेबल। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर नहीं कर रही है। सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस ओवर करेंगे, सपोज ये मेरे पास सरफेस है, ये फील्ड लाइंस है, तो जितनी ज्यादा क्रॉस ओवर करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स।
अब ये मैंने प्लेन ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे गुजर जाएंगी, एक बाई चांस एक या दो पास करो नेग्लेबल होगी तो ये गुजर जाएंगी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में कितना होगा, मिनिमम या जीरो ले लेंगे। जीरो क्यों हो जाएगा वो देखो, क्योंकि एंगल जो बनता है देखो, इसका एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर कितना होगा इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सपोज एरिया वेक्टर हो गया इसका एन कैप, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा 90। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है इस केस में 90। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, दैट इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी किसके, प्लेन के, एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा मैं, किसके, प्लेन के, तो उस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। दूसरा केस ले लो, केस 2 यहां ले लेता हूं मैं। केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू perpendicular, when electric field is perpendicular to plane of surface, कि जब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस टाइम थीटा की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, सॉरी उस टाइम थीटा की वैल्यू जाती है स्टूडेंट्स कितनी, 0 डिग्री। देखो कैसे, सपोज ये मेरे पास वो सीट है या सरफेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर करेंगी, ये इसकी क्या हो गया, एरिया वेक्टर एन कैप है ना, और ये हो गया इसका क्या, प्लेन, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लेन। जैसे मेरा हैंड है, ये इसका प्लेन और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इसे क्रॉस ओवर करेंगी, तो ये क्रॉस ओवर कर रही है कैसे, प्लेन के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, और इस टाइम इनके बीच देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना बनना, 0 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 डिग्री। इस केस में फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई कितना हो जाएगा, ई एस। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर करती हैं तो इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम। आई बात स्टूडेंट समझ में, मैक्सिमम। अब देख लेते हैं इसकी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों वेक्टर्स का क्या देगा मुझे, वो दोनों जो रिजल्ट होगा वो क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, यूनिट देख लो, फ्लक्स कितना होता है हमारा, फाई ई इज इक्वल टू ई एस होता ना स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कोलाम, नीचे है तो पर कोलाम, और सरफेस की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कोलाम मीटर स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अब मेरा मेन टॉपिक स्टार्टिंग होगा। हाँ, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर तुमसे बोला जाए कि एक सरफेस है, सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, उसकी अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करें, उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है। देखो स्टूडेंट्स को समझने के लिए थोड़ा सा ही ले लो, ये मेरे पास सपोज एक सरफेस है, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। अब वो कंडीशन देगा किस कंडीशन में है सरफेस, तो पहला केस अगर सरफेस ऐसे है ये, तो इसे कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर कर रही है, सारी की सारी है ना, बट जैसे जैसे मैं इसे घुमाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसे घुमाऊंगा, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकम फीवर एंड फीवर, कम से कम होती जा रही है, और इस कंडीशन तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई है, 0 हो गई है। उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, 0। अब फिर से और घुमाना शुरू करो, ये घुमाओगे फिर से फील्ड लाइंस बढ़ेंगी और फिर मैक्सिमम हो जाएंगी, फिर ऐसे आ जाएंगे ना पूरी ये सरफेस, तो फिर फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो ये जैसे जैसे हम लोग सरफेस को घुमाते हैं वैसे वैसे फील्ड लाइंस कम होती जाती है, और केस तक आते आते फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, 0। फिर से बढ़ाते जाओ, फिर से बढ़ती जाएंगी फील्ड लाइंस। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर करेंगी बेसिकली, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हाँ, एक चीज और देख लो, फ्लक्स जो होगा, अगर सपोज किसी सरफेस से, ये सपोज कोई सरफेस है या वॉल्यूम हम लोग ले, तो इसके टुवर्ड्स चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चल रही है, टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स के केस में जो फ्लक्स होता है वो लेते हैं हम लोग नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइंस इधर से इधर को चल रही है, तो ये हम लोग फ्लक्स लेते हैं नेगेटिव। और जब अवे चलती है, जब अवे चलेंगे तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, बेसिकली पॉजिटिवली जाएगा, कि जब सरफेस से अवे चलेगा तो फ्लक्स हम लोग क्या लेते हैं, प्लस। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपना गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ एक ही बात है, कुछ बुक्स में थ्योरम्स के नाम से, कुछ बुक्स में लॉ के नाम से। देखो स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज हो, हमारे पास कोई चार्ज हो, वो एनक्लोज हो, एनक्लोज मींस उसके बाहर अगर हम लोग एक क्लोज सरफेस ले लें, चार्ज क्या है, अंदर है क्लोज सरफेस के, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना स्टूडेंट्स। कोई भी चार्जों से फील्ड लाइंस निकलती है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग देखें किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या एरिया में, थ्रू आउट दो इसका पूरा एरिया ये है, लेकिन इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, ये इस सरफेस का ये ले लिया सपोज, और मैं यहां पे देखूं कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसका एरिया कितना ले लिया मैंने, ds, छोटा सा पोर्शन ले लिया पूरी सरफेस का। तो इसमें हम लोग पूछा जाए कि इस सरफेस में जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर कर रही है वहां पे फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस भाई साहब ने बोला, एक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी कि E डॉट ds होता है। गॉस सर ने क्या किया, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा अपने फॉर्म में मॉडिफाइड करके उन्होंने बोला कि सिंपल कितना होगा, उन्होंने बोला कि अगर हमने किसी क्लोज सरफेस के अबाउट फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स क्या होता है हमारा, E डॉट ds होता है ना स्टूडेंट्स। किसी क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज लूप, ये E डॉट ds वो किसके बराबर होगा, उन्होंने बोला वो बराबर होगा जिस मीडियम में वो चार्ज रखा हुआ है उसकी परमिटिविटी के रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाई जो वो चार्ज है, जहां उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये तो ये था मेरा गॉस स्टेटमेंट। It states that the total electric flux about any closed surface enclosing a charge is always equal to 1 upon epsilon times of charge enclosed by that surface। कि कोई भी चार्ज हमारे पास है, अगर वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो इसके अबाउट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उस चार्ज जिसमें वो रखा, वो चार्ज जिसमें जिस मीडियम में रखा हुआ उसकी परमिटिविटी का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई दैट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल around any closed surface it states that the total electric flux around any closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon times of charge enclosed by that surface, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जितना भी अगर हमने बेसिकली चार्ज निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस के अबाउट, तो वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग इसका करेंगे प्रूफ। प्रूफ स्टडी करने के लिए हमें लेना पड़ता है एक मेटल का सेल। मैं थोड़ा सा इंगड़ा लेता हूं इसमें। अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम में, हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि अगर एक चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, अब सरफेस चाहे कैसी भी हो, सरफेस चाहे कैसी भी हो, उसका शेप कैसा ही हो, अगर चार्ज सेम है, सरफेसेस अलग अलग है, तो फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता, सेम होता है। कि सरफेस अगर अलग अलग टाइप की भी हो, जैसे एक चार्ज सपोज रखा हुआ है एक मेटलिक स्फीयर के अंदर, तो उसके अबाउट फ्लक्स कितना होगा, एक चार्ज रखा हुआ है क्यूबॉइड के अंदर, क्यू चार्ज रखा हुआ है एक सिलेंडर के अंदर, तो हमेशा फ्लक्स सेम रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और किस पे, परमिटिविटी पे, है ना। इसका सरफेस से कोई लेना देना है ही नहीं।
तो बेसिकली फ्लक्स जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है अगर चार्ज क्या सेम है डिफरेंट 4 डिफरेंट सरफेस के लिए। पहले मैं इसका प्रूफ कर लेता हूं। प्रूफ क्या वाकई गॉस थ्योरम एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक चार्ज, ये ले लिया सपोज हमने चार्ज Q, ये हमने रख दिया एक मेटल सेल के अंदर, ये सपोज मैंने मेटल सेल ले लिया ये। अब क्या करते हैं, हमसे बोला जाता है कि इसका मेटल सेल पे इसका जो रेडियस है एक सरफेस का, मेटल सेल ले लो या सरफेस ले लो, इसका रेडियस सपोज मैंने R ले लिया, तो मुझे क्या करना है इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेना है। ये पूरा एरिया ना लेके मैं क्या किया, इसका छोटा सा एलिमेंट्री ले लिया, कितना ds ले लिया फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडीशन लिख लेता हूं मैं, कंसीडर ए चार्ज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, consider charge Q placed in charge Q placed in free space enclosed by a surface, enclosed by a closed surface, और क्लोज सरफेस का रेडियस कितना है स्मॉल r, enclosed by closed surface having radius स्मॉल r, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने क्या निकालना है इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबाउट इट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारा, फाई ई किसके बराबर होगा, E डॉट एस के। हम लोग छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे इस चीज को, क्योंकि फ्लक्स जो फिनोमेना लेते हैं हम लोग उस सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन में लेते हैं, फिर सबको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लिया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया ds, वहां पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, क्रॉस ओवर कर रही होंगी ये। अब सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूं, इस सरफेस पे या इसकी जो सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि E डॉट एस लेना है हमने, E डॉट ds। तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फिनोमेना यूज कर सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एज E इक्वल टू कितना होगा हमारा 1/4πε Q अपॉन r स्क्वायर होगा ना फ्रेंड्स ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या सेम है, यहाँ भी रेडियस कितना है r ही है, यहाँ भी रेडियस कितना है r ही है ना। तो सबसे पहले फाई फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4πε Q अपॉन r स्क्वायर। ये क्या, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, सरफेस को इंटीग्रेट करना है, और टोटल सरफेस कितनी है, टोटल सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, तो Q अपॉन r स्क्वायर। टोटल सरफेस कितनी है इसकी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4πr स्क्वायर। अब यहां देख लो क्या कट रहा है, अगर हम लोग देखते हैं 4π से 4π कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा, ओनली मेरा बच रहा है 1/ε टाइम्स इंटू Q। और यही क्या गॉस थ्योरम नहीं है ना। तो ये हो गया मेरा प्रूफ किसका, गॉस थ्योरम का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। 3 एप्लीकेशन है इसकी स्टूडेंट्स, 3 में से एक हर साल बोर्ड में आती ही आती है।